नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 23 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह एक बार पीडीएफ को देख लेते हैं, स्लाइड्स को देख लेते हैं कि हम किन खबरों को आज किस प्रकार से शामिल करेंगे। तो देखिए, आज हम हमेशा की तरह 3 खबरों को शामिल करेंगे और इन खबरों को पढ़ने का तरीका हमारा वही रहेगा कि प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न रहेंगे या प्रारंभिक परीक्षा के जो विषय वस्तु रहेंगे उनके लिए हम खबर का संदर्भ देखेंगे, इससे संबंधित या इस प्रकार के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को शामिल करेंगे। उसके बाद खबर को पढ़ेंगे, खबर पढ़ने के बाद उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न देंगे। फिर दूसरे खबर में भी इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न रहेगा उसको हम लोग पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे कि पाठ्यक्रम के किस खंड में किस पेपर में आएगा ये। उसके बाद विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अगर ऐसे हैं तो उनको देखेंगे। उसके बाद पूरी खबर को विस्तार से इस प्रकार पढ़ेंगे कि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसको हल कर सकें। तो इस तरीके से हमारा प्रारूप होता है हिंदी डीएनएस का, जिसमें हम खबरों को एकदम सरलीकृत करते हैं, खबरों को आसान बनाकर यूपीएससी के हिसाब से या यूपीएससी के परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की पहली खबर को हम देखते हैं, क्योंकि रूपरेखा के बारे में आपको डेफिनेटली आइडिया लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर भी देख लीजिए आप कि यूनेस्को के बारे में हम पढ़ेंगे, पीएम डिवाइन योजना के बारे में पढ़ेंगे और साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय वस्तु पढ़ेंगे जो मुख्य परीक्षा के लिए होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। आज की पहली खबर, पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोनों खबरों को आज शामिल करेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए खबर पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न है विषय वस्तु है वो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके पेज 16 पर यह खबर आया है। क्या खबर है? तो खबर में अगर आप देखेंगे तो इसमें फॉरेन पॉलिसी की काफी बातें की गई हैं। इसके जो लिखने वाले हैं लेखक विवेक काटजू जी ने इसको लिखा है और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम बातें वो भारत के जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में किए हैं। लेकिन क्यों इनको ये आर्टिकल लिखना पड़ा है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि वो यूनेस्को से संबंधित एक चुनाव था और उस चुनाव में इंडिया की जगह पर पाकिस्तान जीत गया है और इसलिए ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि भारत ग्लोबल साउथ के लिए इतना कुछ कर रहा है, ग्लोबल साउथ के लिए और एक तरीके से लीडरशिप दिखा रहा है, उसके बाद भी ये कैसे हो सकता है कि जो यूनेस्को बॉडी है, यूनेस्को निकाय है, इसके कार्यकारी निकाय, इसके अंग को भी हम पढ़ेंगे। इसके अंगों में एक निकाय है जिसको कार्यकारी निकाय बोलते हैं। उस कार्यकारी निकाय के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था जिसमें 58 सदस्यों को चुनना था। उसमें से इंडिया को मात्र 18 वोट मिला और पाकिस्तान को 38 वोट मिला है। आपको लगेगा कि बाकी 2 वोट कहाँ गए, तो वो इनका आर्टिकल में इन्होंने ये बताया है, हो सकता है कि वो लोग वोट नहीं दिए हों, अनुपस्थित रहे हों। तो कुल मिला के इंडिया इस वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता यूनेस्को की हार गया है और पाकिस्तान इसको जीत लिया है। इसलिए ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और यही बातें इसमें की गई हैं कि भारत ग्लोबल साउथ में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है कि ऐसे परिस्थितियों में इंडिया हार जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में की गई हैं। उम्मीद करता हूं कि संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस आर्टिकल से इस यूनेस्को के बारे में जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनेस्को से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। तो इसके हम
अंग को भी देख लेंगे कि कार्यकारी निकाय क्या है। इसके जो 3 अंग है उसमें से इसका जो कार्यकारी निकाय है इसमें भारत अभी सदस्य है, इसका 2021 में चुना गया था, और इसकी वाइस प्रेसिडेंट के चुनने के लिए जो खड़ा हुआ था तो उसमें इंडिया हार गया है और पाकिस्तान जीत गया है। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। उससे पहले देखिए 2016 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, उस समय IUCN से प्रश्न पूछा गया है, साइट से पूछा गया है, इसलिए ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में आप देखेंगे तो यूनेस्को से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम यूनेस्को के बारे में देखते हैं कि क्या है। देखिए, यूनेस्को को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को या यूनेस्को इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ध्यान रखिएगा। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबसे पहले समझे कि परिचय क्या इसका है। परिचय में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, और ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषीकृत एजेंसी हैं बहुत सी, उनमें से एक है यूनेस्को। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। सदस्य इसके कितने हैं? 194, और 12 सहयोगी देश भी इसके हैं। 12 सहयोगी सदस्य भी हैं, लेकिन सदस्य देश कितने हैं? 194। और भारत 1946 से इस संगठन का सदस्य है। ध्यान रखिएगा, 1945 नहीं, 1946 से भारत इसका सदस्य है। अब बात आती है उद्देश्य कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, तो ऐसा ही कुछ इसका काम होगा। अब देखते हैं कि ये कई हेरिटेज जो साइट, विरासत साइट होती हैं, उनको दर्जा देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान करना। यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य ही यह है कि विश्व में शांति को स्थापित करना, उसी की विशेषीकृत एजेंसी है, तो इसका यह काम है। अगला क्या है? देशों के बीच आपसी समझ और एक दूसरे के बारे में अधिक सटीकता, ज्ञान के प्रसार एवं सटीक ज्ञान एवं ज्ञान के प्रसार तथा विचारों को मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना। अगला क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में आपको पता है कि SDG बनाए गए हैं। पहले आपको पता है कि MDG थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करने की बात की गई है। आपको पता है कि इसमें 13 लक्ष्य और इसके अंदर फिर 13 के अंदर भी बहुत से पार्ट हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सदस्य देशों की मदद करना है इसका कार्य, ऐसा प्रयास करता है। और क्या है? वैश्विक स्तर पर स्थायी शांति की दिशा में काम करना, ये सब इसका उद्देश्य है इस संगठन का। इस संगठन को बनाने के ये लक्ष्य हैं। अब बताती है इसके अंग। यहीं से प्रश्न जो अभी संदर्भ है न्यूज़पेपर में, वो यहीं से है, अंग से। तो देखिए इसके 3 अंग बताए, 3 अंग हैं, जिसमें से मैं इसकी बात कर रहा था, कार्यकारी मंडल, या कई बार इसको कार्यकारी निकाय भी बोलते हैं लोग। तो कार्यकारी मंडल बोल सकते हैं या कार्यकारी निकाय, इसकी बात हुई है। देखिए इसके 58 सदस्य हैं और 4 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। भारत 2021 में चुना गया था, इसका सदस्य है, और इसी में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पाकिस्तान जीता है और इंडिया हारा है। तो इस निकाय की बात हुई, हम पूरा देख लेते हैं। तो पहला एक अंग क्या है? सामान्य सम्मेलन, जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसका क्या कार्य है? तो देखिए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें जितने भी इसके सदस्य देश हैं, अभी आपने देखा कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो अभी आपने यहाँ पे इसके सदस्य देश 194 देखा। तो 194 जो देश हैं, उन सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं सामान्य सम्मेलन में। इसमें सारे नहीं होते हैं कार्यकारी मंडल में। देखिए 58 सदस्य ही होते हैं जो चुने जाते हैं इन्हीं के बीच से, लेकिन इसमें सभी होते हैं। तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। यह संगठन की नीतियों का निर्माण करते हैं। तो नीति, उसके कार्यक्रम तथा बजट तय करते हैं। इसकी बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती है। तो ऐसी बातें जरूर आपको
फैक्ट के तौर पर याद रखनी पड़ेंगी। इसमें सदस्य राज्यों और सहयोगी सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्य देश आमंत्रित भी किए जाते हैं। तो गैर सदस्य देश, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन के पर्यवेक्षक भी भाग ले सकते हैं। जैसे अब देखेंगे आईपीसीसी है, तो आईपीसीसी जो है वो क्या है, इंटर पैनल ऑफ गवर्नमेंट जो क्लाइमेट चेंज पर है। तो जो अंतर सरकारी संगठन है उसके भी सदस्य भाग ले सकते हैं, और उसके अलावा जो एनजीओ होते हैं उनके लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सदस्य लोग ही भाग ले सकते हैं, सामान्य सम्मेलन में ये सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, सदस्य देशों के अलावा भी। कार्यकारी मंडल, अब ये नीति का निर्माण कर रहे हैं, बजट तय कर रहे हैं, तो इनका कार्य क्या रहेगा कि उन नीतियों को लागू करना। तो देखिए इसके 58 सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है, और यह मंडल सामान्य सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करता है। तो ये जो निर्णय लेगा उसको क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है कार्यकारी मंडल द्वारा, और इसमें 58 सदस्य होते हैं, 58 सदस्य होते हैं। अगला सचिवालय, तो सचिवालय होना जरूरी है। तो इसमें क्या है, यह गृह प्रबंधन के कार्य करता है, जो भी बाकी कार्य रहते हैं वो सचिवालय के द्वारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष एक महानिदेशक होता है। तो ये इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा उसको देख लीजिए आप, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के द्वारा कुछ पहले शुरू की गई हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे रचनात्मक शहरों की सूची, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं आपकी, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करता है ये। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम के बारे में ये पहल शुरू किया है, लेकिन भारत में अभी एक भी जियो पार्क नहीं है, आगे हम देखेंगे। वैश्विक धरोहरों की सूची देता है ये। उसके बाद यूनेस्को की महत्वपूर्ण कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा कि यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट देता है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट देता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट देता है, वैश्विक महासागर विज्ञान रिपोर्ट देता है। तो ये सब इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, या ऐसा पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आप इनको इस स्लाइड को 1-2 बार देखते रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अभी मैं हटूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। भारत और यूनेस्को, ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत यूनेस्को में किस तरीके से है। तो हमने इसका स्थापना तो देख लिया कि भारत स्थापना इसका 1945 में हुआ, लेकिन भारत 1946 से इसका सदस्य है। और थोड़ी बातें समझते हैं। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य रहा है, मतलब 1946 से प्रॉपर ये भारत उसमें सदस्यता के तौर पे काम किया है, लेकिन संस्थापक सदस्य आपको पता है कि ब्रिटेन के हम शासन में थे, और इसलिए ऐसे बहुत से संगठन हैं जिसमें ब्रिटेन के कारण हम क्या हो गए हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। भारत को 2021 से शुरू होने वाली 4 साल की अवधि के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। वो कार्यकारी निकाय जो बताया मैं उसमें तो है ही। अगला, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग। भारत ने क्या किया है, हर देश को यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिए एक बॉडी बनाना पड़ता है, एक निकाय बनाना पड़ता है। तो यूनेस्को भारत ने बनाया है, ये वाला भारतीय राष्ट्रीय आयोग बनाया है, INCCU बनाया है, जो यूनेस्को के साथ सहयोग करता है। अगला क्या है, भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत है। यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व भी हैं। और क्या है, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को द्वारा नामित बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं। टोटल 18 हैं, जिसमें से 12, और ये डीएनएस में पहले कवर भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि डीएनएस में पहले इसको कवर किया गया है। उसके बाद क्या है, वर्तमान में भारत के पास यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की सूची के अंतर्गत कोई जियो पार्क नहीं है। तो मैं आपको बताया कि इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो बाकी सब में तो है, लेकिन जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम में भारत का अभी कोई जियो पार्क शामिल नहीं है। तो इतनी बातें अगर आप दिमाग में रखते हैं तो यूनेस्को से संबंधित प्रश्न आराम से कर सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और
इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है जो हम पढ़े हैं, इसी से आसानी से हो जाएगा, तो आप इसको करके देखिएगा। और फिर हम आते हैं अगले खबर पर। जो हमारा अगला खबर है वो द हिंदू के पेज नंबर 10 पर है, और ये एक योजना के बारे में है जिसको पीएम डिवाइन योजना बोलते हैं। पीएम डिवाइन योजना बोलते हैं हिंदी में हम। पीएम आप ऐसे लिख सकते हैं, पीएम डिवाइन योजना। और इस योजना में ऐसा देखा गया है कि जो कार्य की प्रगति है वो धीमी गति से चल रही है, उतनी ठीक तरीके से नहीं चल रही है जैसा एज्यूम किया गया था, जैसा कि उम्मीद की गई थी, आशा की गई थी। तो इसी के बारे में बात किया गया है इसमें। हम इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं कि पीएम डिवाइन योजना क्या है। देखिए, पहले तो अब देखिए 2020 में ऐसे योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एमपी लैट से प्रश्न पूछा गया है, और भी बहुत सी योजनाओं से आप देखेंगे प्रश्न आए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि पीएम डिवाइन योजना क्या है। देखिए, पीएम डिवाइन योजना, जिसका पूरा नाम क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल। और इसलिए देखिए इंग्लिश नाम इसका डिवाइन, जो जनरल हम DIVINE लिखते हैं वो डिवाइन नहीं, दैवी वाला, बल्कि यहां डिवाइन क्या है, कैपिटल DEV डेवलपमेंट और उसके बाद INE। तो इसलिए इसका नाम दिमाग में रखिएगा कि पीएम डिवाइन। इंग्लिश में अगर ऐसे लिख रहे हैं, हिंदी में हम पीएम डिवाइन ही लिखेंगे, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर भी पीएम डिवाइन ही लिखा जा रहा है। बहुत संक्षिप्त तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, परिचय इसका क्या है, तो केंद्रीय बजट 2022-23 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था 4 वर्ष की अवधि के लिए। यहां ध्यान रखिएगा कि लॉन्च न बोलकर हम बोल सकते हैं घोषित किया गया। इसको घोषित किया गया था 2022-23 के बजट में। और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर की योजना जो होती हैं, इसमें गवर्नमेंट पूरा पैसा लगाती है। तो ये गवर्नमेंट इसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार इसमें 100% वित्त पोषण करता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब कार्यान्वयन इसका कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा एक डेडिकेटेड मंत्रालय ही हमारा है, जिस मंत्रालय का नाम क्या है देखेंगे आप, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो मंत्रालय है, इसको कई बार इस मंत्रालय को हम क्या बोल देते हैं कि उत्तर पूर्व मंत्रालय। देखिए, मैंने इसको आगे यहां प्रश्न में भी लगाया है, तो कई जगहों पे पूर्वोत्तर लोग बोल देते हैं, लेकिन सही इसका नाम क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के द्वारा यह काम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र नहीं, उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद। आपको पूर्वोत्तर परिषद कुछ दिन पहले ही डीएनएस में बताया गया था कि क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों और भी जो केंद्रीय मंत्रालय इससे संलग्न होंगे, क्योंकि पीएम गति शक्ति के मॉडल पर यह काम करता है, कई काम करता है, तो अलग अलग मंत्रालय इसमें शामिल होंगे। उन सारे मंत्रालय जिनकी जरूरत पड़ेगी वो कोऑर्डिनेट करेंगे, जो एजेंसियां जरूरत पड़ेंगी वो कोऑर्डिनेट करेंगे, और उनके माध्यम से ये लागू किया जाएगा। तो मंत्रालय और बाकी अन्य और मंत्रालय जिनको कोऑर्डिनेट करना रहेगा, उन सबके समग्र प्रयास से, समन्वित प्रयास से ये लागू किया जाएगा। आगे बात आती है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, आपको पता है, पीएम गति शक्ति योजना काफी पॉपुलर योजना है भारत सरकार की लॉजिस्टिक के क्षेत्र में। तो पीएम गति शक्ति योजना की भावना के अनुरूप, उसी को एक तरीके से माइंड में रख के, पीएम डिवाइन का लक्ष्य पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्बाध कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित करते हुए समेकित तरीके से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। कुल मिलाकर जैसे पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से सड़कें, रेल और भी जो नदी के माध्यम से जो लॉजिस्टिक की चीजें हैं, इन सबका विकास करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है समन्वित रूप से। उसी तरीके से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, उसके विकास के लिए ये योजना बनाई गई है। अगला क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना।
तो जो सामाजिक विकास परियोजनाएं हैं उनका भी समर्थन करेगा ये। और क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरना, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। और मुख्य रूप से डेडिकेटेड आपको दिमाग में रखना है कि 8 राज्यों के लिए है। और 8 राज्यों में आपको पता है कि जो 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं और प्लस सिक्किम है, तो 7 सिस्टर वाले राज्य और प्लस सिक्किम, तो ये 8 राज्यों को केंद्र में रखकर योजना बनाई गई है। इतना आपको दिमाग में रखना है। इसकी नोडल एजेंसी पहले ही बता दिया कि उत्तर पूर्व राज्यों के विकास से संबंधित मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। तो ये मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा कि जो उत्तर पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं वो राज्य इसमें है और प्लस एक क्या है, सिक्किम है, एक इसमें सिक्किम आ जाता है। अब बात करते हैं आगे, इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है। मैं एक बार फिर से आगे कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और उसके बाद फिर इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर। जो मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है आज, उसको हमने साइबर सुरक्षा पर इसलिए रखा है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं और उसके साथ साथ अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है। और वो नया डेवलपमेंट क्या है, तो देख सकते हैं आप कि चंडीगढ़ में खुला देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। तो भारत सरकार साइबर सुरक्षा केंद्र के निर्माण के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी और अंततः ये चंडीगढ़ में बन तो पहले गया था, अब उद्घाटन हुआ है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन किए हैं। तो साइबर सुरक्षा केंद्र पहले चंडीगढ़ में बन गया है और ये क्या करेगा, एक तरीके से समन्वित करेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि एक गुलशन रॉय समिति बनी थी, एक गुलशन रॉय समिति बनी थी। इन्होंने भी ऐसा बात किया था कि हमें क्या करना चाहिए, फोरेंसिक तरीके से, जो फोरेंसिक मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसका, डिजिटल चीज़ों के लिए, डिजिटल जो डिवाइसेस हैं, डिजिटल इंफ्रा है, साइबर के लिए एक फोरेंसिक तरीके का हम संस्थान डेवलप करें और उसमें कोऑर्डिनेट हो राज्यों और केंद्र के साथ, अलग अलग जो निकाय हैं उनके साथ। तो ये साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। और ऐसा बात किया गया है कि आने वाले समय में जल्दी ही अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां भी ये होगा और इसको क्या किया जाएगा, अन्य जो जितने भी राज्य हैं उनको उनके साथ इसको जोड़ा जाएगा, जिससे कि पूरा इंटीग्रेटेड रहे। और इससे फायदा ये होगा कि जो हमारा पुलिस को जांच पड़ताल करने के लिए साइबर अपराध में, आपको पता है कि साइबर अपराधों में भारत के कानून भी लचर हैं और भारत में प्रशिक्षित कार्यबल की कमी भी है और कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तो इन कोऑर्डिनेशन और क्योंकि साइबर जो चीजें हैं ना, ये साइबर ये क्या है, एक तरीके से समवर्ती सूची का हिस्सा है। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे तो वहां पर समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा और आगे और डेवलपमेंट होगा। तो इसके बारे में हम एक बार पीटी के तौर पे भी पढ़ लेंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी पढ़ लेंगे। बट आज हम साइबर सुरक्षा को समझते हैं और साइबर सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं मुख्य परीक्षा के लिए उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्यक्रम में कहाँ जुड़ेगा ये। तो पेपर 4 में, क्योंकि निबंध तो जीएस 3 पेपर 4 हो जाता है, कई बार बता चुका हूं आपको। सामान्य अध्ययन 3। और देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साइबर सुरक्षा, स्पष्ट यहां लिखा है साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। बाकी तो ये सब कुछ इसमें है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। लेकिन साइबर सुरक्षा भी स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन है। तो ये हमारे सिलेबस की बात हो गई। अब विगत वर्ष में आप देखेंगे तो 2018 में भी प्रश्न पूछा गया 250 शब्दों का 15 अंक में, और 2017 में एकदम बेसिक सा प्रश्न पूछा गया कि साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की एवं इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे
की विवेचना कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और 150 शब्दों में उस समय उत्तर लिखना था 10 अंक का। तो विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। आंतरिक सुरक्षा में डेफिनेटली इससे आने वाले समय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लगातार अभी चर्चा में बना रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ साइबर क्राइम के बढ़ने की बात किया है कि 24% साइबर क्राइम 2021 के तुलना में 2022 में बढ़ गया है। जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसमें भी सर्ज हुआ है, वो भी बढ़ा है। तो ये आगे भी लगातार चर्चा में बना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं साइबर सुरक्षा को। अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि साइबर सुरक्षा हम करेंगे किससे। तो शब्द साइबर क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए साइबर का मतलब क्या है, यहां मैं शॉर्ट में इस बात को लिखता हूं। साइबर का मतलब बस ये समझ लीजिए कि इंटरनेट व कंप्यूटर, इंटरनेट व कंप्यूटर से जुड़ी हुई आभासी दुनिया, जुड़ी हुई आभासी दुनिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, साइबर का नाम देते हैं। साइबर स्पेस भी सुनते होंगे आप। तो साइबर स्पेस क्या, आज एक आभासी स्पेस भी बना हुआ है। आप देखते हैं कि हम अपना पीडीएफ रख रहे हैं, अपना वीडियो रख रहे हैं, सारी चीजें रख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइबर स्पेस। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जो हमने एक स्पेस क्रिएट कर लिया है जिसमें आज क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस। तो इंटरनेट की बात है। और ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की ये बात है, लेकिन ये बात आपको जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर चलेगा हार्डवेयर से ही, तो इसलिए मुख्य रूप से ये सॉफ्टवेयर की बात है, हार्डवेयर अपने आप ही इसमें जुड़ जाता है। तो साइबर क्या है आप समझ गए। अब बात यह है कि साइबर अपराध थोड़ा अगर हम समझ लें तो जाके साइबर सुरक्षा समझ में आएगा। साइबर अपराध मतलब क्या है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग द्वारा किए जाने वाले अपराधों को हम क्या बोलते हैं, साइबर अपराध। जैसे साइबर बुलिंग है, आप देखते हैं रैंसमवेयर के माध्यम से फिरौती मांगने लगते हैं लोग। अब देखते हैं कई साइटों को हैक कर लिया जाता है, तो हैकिंग। तो कुल मिला के क्राइम जो अपराध फिजिकली नहीं बल्कि ये किस में हो रहे हैं, साइबर की दुनिया में हो रहे हैं। तो कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से होने वाले अपराध क्या कहलाते हैं, साइबर अपराध। और उन साइबर अपराधों से सुरक्षा करना ही क्या है, साइबर सुरक्षा है। तो साइबर सुरक्षा को कैसे हम बोल सकते हैं, देखिए साइबर स्पेस में, साइबर स्पेस समझ गए अभी आप। तो साइबर स्पेस में एकत्रित जानकारी, साइबर स्पेस में कितनी एकत्रित, आप देखिए गूगल से कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो एक स्पेस बना हुआ है साइबर में, कंप्यूटर और नेटवर्क इंटरनेट इनका प्रयोग करके हमने एक स्पेस बनाया हुआ है। आप देखिए वीडियो सीधे यूट्यूब पर रहती है, तो वो भी एक स्पेस है जिसको हम फिजिकली टच करके नहीं देख सकते। ऐसे अगर के सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। तो साइबर स्पेस में एकत्रित जानकारी एवं एसेट, संपत्ति। अब देखिए जैसे राउज का ऑनलाइन क्लासेस चलता है, राउज आईएएस का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, और भी अन्य कोचिंगों के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उन क्लासेस का उन्हीं को, वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने फी पे किया है, जिनको एक्सेस दिया गया है यहाँ से, और वो हमारी संपत्ति है। अगर उसमें कोई अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करके देख रहा है तो क्या कर लेगा, हमारी संपत्ति का क्षरण हो रहा है। तो इसलिए यहां बोल रहा है कि एकत्रित जानकारी या संपत्तियों का अनाधिकृत पहुंच, मतलब इलीगल तरीके से उसको एक्सेस कर ले रहा है। प्रकटीकरण, या उसको क्या कर रहा है, निकाल के यूट्यूब पे डाल दिया, मान लीजिए कभी ऐसा कुछ हुआ, व्यवधान पैदा कर दिया, उसमें हेर फेर कर दिया, या उसको विनाश कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन सभी प्रक्रियाओं से सुरक्षित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा में इतनी बातें हैं कि जो भी साइबर स्पेस में जानकारी या संपत्ति है उसमें अनाधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, हेरफेर, विनाश से सुरक्षित करने की सारी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, साइबर सुरक्षा। जनरली हम बोल सकते हैं कि साइबर
साइबर अपराधों से सुरक्षित करने की प्रक्रिया ही क्या है, साइबर सुरक्षा है। लेकिन बेहतर ये रहेगा परिभाषा। अब आता है परिचय। थोड़ा परिचय ही है लेकिन परिभाषा हमने देख लिया, थोड़ा और आगे की बात देख लेते हैं कि यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित उपकरणों तथा नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित होता है। तो होगा कैसे, भी हमने देख लिया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए उपकरण कौन से हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और नेटवर्क इंटरनेट का इसमें प्रयोग हो रहा है। उसके साथ आप देखेंगे तो विश्वव्यापी वितरण है। आप गूगल को विश्व में कहीं भी चल रहा है, गूगल विश्वव्यापी नेटवर्क है। तो ये पूरा, और विश्व में बैठे हुए व्यक्ति हमारे इस वीडियो को अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख सकता है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों तथा नेटवर्कों को विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित होता है। ये कहीं भी इसके लिए बाउंड्री बैरियर नहीं है, ये बाउंड्री बैरियर से दूर जा रहा है। हालांकि फायरवॉल और बहुत कुछ लगाकर इसको भी रोका जा सकता है, लेकिन हैकिंग करने के लिए उसी जगह पर चोरी करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था कि स्पेशल उस घर में जाना पड़ता था जहां चोरी करना है। और यहाँ पर जो चोरी होती है, डेटा की चोरी होती है, वो यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति हैक कर लेगा, चोरी कर लेगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित होता है। कुछ आंकड़े दिमाग में रख लीजिए कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं जारी करता है, ये 2023 का जो आंकड़ा आया है, 2023 में जो इसने जारी किया है, उसमें आप देखेंगे तो क्या बता रहा है, मतलब 22 तक के लिए जारी किया है इसमें। तो बोला है कि 2021 की तुलना में 22 में साइबर अपराध 24% की वृद्धि हुई है और बढ़ता जा रहा है। संख्या भी दिया है लेकिन संख्या हमें याद करने की जरूरत नहीं है। 64% इसमें धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी जो साइबर स्पेस की दुनिया में हो रही है। मान लीजिए गलत किसी का पासवर्ड हैक कर लिया गया, किसी को गलत जानकारी देकर उससे कुछ चीजें ले ली गई, तो धोखाधड़ी 64% धोखाधड़ी है। 5.2% यौन शोषण किया गया है, साइबर बुलिंग किया गया है, बॉडी शेमिंग किया गया है। इस तरीके से बहुत कुछ अपराध जो है यौन शोषण से संबंधित है। 5.5% फिरौती मांगा गया है। कुछ महत्वपूर्ण डेटा को किसी ने हैक कर लिया और बोला कि इतना पैसा दो, उसके बाद ही आपको मैं इसका फिर से एक्सेस दूंगा। आप देखेंगे लोगों का तो ठीक है, बड़े बड़े संस्थानों के साथ ये हो रहा है। कुछ समय पहले ब्रिटेन का पूरा जो स्वास्थ्य से संबंधित पोर्टल था, डेटा था, उसको हैक कर लिया गया था। वानाक्राई या कुछ ऐसा नाम था, आपको याद होगा। वित्तीय साइबर अपराधों में 11% की वृद्धि हुई है। वित्तीय साइबर अपराधों में खूब आजकल वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, अभी देखेंगे तो आप, वित्तीय जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, किसी का जो एटीएम कार्ड है उससे उसका पासवर्ड वगैरह को हैक करके और फिर उससे जाके पैसे निकाल लेना, तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आधार कार्ड से जो पैसा निकाला जाता है जमताड़ा वगैरह से, उसमें आप देखेंगे पता नहीं कितने अपराध हो रहे हैं। तो ये कुछ डेटा है, थोड़े बहुत डेटा हम लिखें तो बेहतर रहता है। अब बात आती है साइबर अपराधों के प्रकार। तो अब ये एक अलग डेडिकेटेड लेक्चर में चला जाता है सारी बातें। बस ये समझ लीजिए कि फिशिंग किया जाता है, गलत जानकारी देकर लोगों को फंसा लिया गया, तो फिशिंग होता है, हैकिंग होता है, साइबर जासूसी हो रही है। और भी आप देखते हैं सलामी हमला होता है फाइनेंशियल सेक्टर में। छोटा छोटा जो आपका पैसा है अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। रैंसमवेयर कर किया जाता है, वानाक्राई का प्रयोग किया जाता है। तो तमाम प्रकार के ऐसे हमले हैं, हमने कुछ यहाँ लिख दिया है। साइबर अपराध क्या है वो मैंने समझा दिया आपको। अब आता है कि साइबर सुरक्षा की श्रेणियां क्या हैं। साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या श्रेणियां हैं। तो मुख्य रूप से क्या श्रेणियां, तो नेटवर्क की सुरक्षा किया जाए। नेटवर्क की सुरक्षा में क्या है, तो यह कंप्यूटर नेटवर्क को हमलावरों से सुरक्षित करने की प्रथा है। नेटवर्क की सुरक्षा करे, सारा कुछ। तो नेटवर्क मतलब क्या, जोड़ना। इंटरनेट क्या है, बहुत से कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया गया है तो इंटरनेट बन गया है। आपको पता है कि अरपानेट डरपानेट करते हुए इंटरनेट की प्रक्रिया जन्म ली। शीत युद्ध की, एक तरीके से शीत युद्ध के कारण ही ये तकनीक जन्म ली है। खैर, तो यह कंप्यूटर नेटवर्क को हमलावरों से सुरक्षित करने की प्रथा है। चाहे वह हमलावरों को लक्षित करे, चाहे वो हमलावरों को लक्षित करके काम किया जाए, चाहे जो मालवेयर वगैरह यूज करते हैं। आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है, इसी सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर जो
अपराध करने के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेलेसियस सॉफ्टवेयर। तो उसको मालवेयर बोलते हैं। तो या तो मालवेयर को लक्षित करके नेटवर्क की सुरक्षा कर लो या फिर हमलावरों को लक्षित करके सुरक्षा कर लो। इस श्रेणी को हम बोलते हैं नेटवर्क सुरक्षा। अगला है एप्लीकेशन सुरक्षा। हम एप्लीकेशन की अपनी सुरक्षा करें। अभी आप देखेंगे कि ऐप स्टोर से, गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां से भी बहुत से एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, सरकारों द्वारा हटवाया जाता है कि इससे क्या हो रहा है, बहुत से डेटा दूसरे देशों में जा रहा है। चाइना पे अक्सर आरोप लगता है। टिकटॉक का सुने होंगे आप, टिकटॉक इसी कारण बंद हुआ। तो एप्लीकेशन सुरक्षा यह सॉफ्टवेयर और उपकरणों के खतरों से मुक्त करने पर केंद्रित होता है। तो एप्लीकेशन को ही इतना सुरक्षित बनाया जाए कि उसमें साइबर अपराध की गुंजाइश कम से कम हो। अगली श्रेणी क्या है, परिचालन सुरक्षा, कि जब उसको हम यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से यूज हो कि वो सुरक्षित तरीके से रहे, उसमें अपराध या साइबर अपराध की गुंजाइश न बने। तो इसमें डेटा को संभालने और संरक्षित करने की प्रक्रियाएं और निर्णय शामिल होते हैं। अगला है अंतिम उपयोगकर्ता शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो अंतिम उपयोग कर रहा है व्यक्ति, उसके पास जागरूकता रहे, उसके पास शिक्षा रहे। कई बार ऐसा होता है कि मेल आया, हमने मेल में कुछ देखा ही नहीं और क्लिक कर दिया, उसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, वो हमारी जासूसी किए जा रहा है, वो हमारे जो एकदम निजता वाले डेटा हैं, निजी डेटा हैं, उनको किसी और को देते जा रहा है। जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर यहाँ पर भेजा है उसके पास सारे डेटा जा रहे हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देख रहे हैं, वहां पे कुछ भी अच्छी चीज आई उस पर क्लिक कर दिए और उस पर क्लिक करने के बाद फिर उस आपके कंप्यूटर मोबाइल में मैलिशियस सॉफ्टवेयर चला जाएगा और उसके कारण फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो भारत में अभी उतनी जागरूकता है नहीं। ये भी एक चैलेंज है, आगे हम देखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि यह लोगों को संबोधित करता है, मतलब लोगों को टारगेट करता है। संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट को हटाना, अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध ईमेल है तो उसको हटा दिया जाए, ऐसा जागरूक किया जाए। अज्ञात यूएसबी ड्राइव को प्लग इन न करना। आपको पता है कि आपको कोई भी यूएसबी मिल गया और आपने उसको अपने कंप्यूटर में लगा दिया तो उससे भी आपके कंप्यूटर में मॉलवेयर आ जाएगा और वहां पे मॉलवेयर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए और विभिन्न महत्वपूर्ण सबक सिखाना किसी भी संगठन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिला के इन 4 तरीके से साइबर सुरक्षा किया जा सकता है। नेटवर्क की सुरक्षा किया जाए, एप्लीकेशन सुरक्षा किया जाए, परिचालन सुरक्षा किया जाए और अंतिम उपयोगकर्ता को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरी तरीके से आप देखेंगे, स्टूअक्स नेट के बारे में आप पढ़े होंगे कि स्टूअक्स नेट तरीके का इजराइल और अमेरिका के द्वारा ऐसा ही एक पेन ड्राइव ही वहां पे गिराया गया और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करने वाला व्यक्ति था वो पेन ड्राइव ले गया और ले जाके वहां पे लगा दिया, जिसके कारण पूरी तरीके से वो कोलैप्स हो गया था। तो इसलिए ये सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचानी, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये आप दिमाग में रखिए कि साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराधों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा, तो इसका परिचय क्या है, परिभाषा और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कुछ आंकड़े और उसके बाद इसके प्रकार और उसके बाद श्रेणियां जो 4 हैं ये दिमाग में रखिए। अब आगे हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, और खासकर यहां पे हम बात करेंगे भारत के लिए। भारत के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले बढ़ते ई कॉमर्स की सुरक्षा। आज हमारा ई कॉमर्स बढ़ रहा है और ऐसे ही अगर वित्तीय धोखाधड़ी होती रहेंगी तो ई कॉमर्स किस तरीके से रिजिलियंट बन पाएगा, किस तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। तो ध्यान रखिए कि भारतीय ई कॉमर्स बाजार के 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं की ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी आदि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो ये बात अभी पीछे मैंने कर दिया कि ई कॉमर्स की सुरक्षा। अब आपको पता है कि बैंकिंग से संबंधित भी तमाम चैलेंजेस होंगी, तो वहां भी सुरक्षा करनी है, कुछ मैंने लिखा है। अगला है चौथी औद्योगिक क्रांति। आपको पता है कि चौथी जो औद्योगिक क्रांति है ये प्रेरित किस पे होगी, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर होगी। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही होगी, जिसमें आप देखेंगे रोबोटिक्स आएगा, एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप देख ही रहे हैं कितना किस लेवल तक अभी बढ़ गया है। आने वाले समय में और देखेंगे कि
कहाँ तक पहुंच रहा है ये, मशीन लर्निंग। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो चौथी औद्योगिक क्रांति को बल देने और उसको सुरक्षित, इस युग में चौथी औद्योगिक क्रांति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही लिखा है कि इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आने वाले समय में सारी वस्तुएं भी इंटरनेट से जुड़ी रहेंगी। मान लीजिए कि लॉन है, चाहे कोई बगीचा है, उसमें पानी दिया जा रहा है तो अभी माली दे रहा है, उस समय क्या होगा, पंप लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, वो खुद ही नमी सेंस कर लेगा और अपने आप चालू हो जाएगा। तो वस्तुएं सारी जुड़ी रहेंगी एक दूसरे से। इंटरनेट ऑफ थिंग एक अलग ही विषय हो जाता है। तो वैसे समय में अगर साइबर अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा सके तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये इसलिए हमें क्या करना है, इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आदि का उदय हुआ है। किससे? चौथी औद्योगिक क्रांति से। इन्हीं के द्वारा प्रेरित होगी है, जिससे अधिक जुड़ा हुआ वातावरण देखने को मिलेगा। सब इंटरकनेक्टेड चीजें रहेंगी। इसके लिए संचार प्रणालियों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होगा। और कुछ देखिए, अगला क्या है, रेलवे रक्षा प्रणाली। आपको पता है कि रेलवे रक्षा प्रणाली अभी कवच वगैरह ऐसी बहुत कुछ चीजें चलाई जा रही हैं रेलवे को सुरक्षा करने के लिए, लेकिन टकराने से, लेकिन इंटरनेट से अगर वो चालित रहेंगी तो उस समय हैकिंग की उसमें संभावना रहेगी। और वैसी चीजें अगर हैक हो गई तो सोचिए कि कितने लोगों की जान जाएगी, कितना नुकसान होगा। और इसलिए रेलवे रक्षा प्रणाली, बैंकिंग जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, इन सेवाओं के संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। और आने वाले समय में इसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए यूपीआई से लेकर कितनी चीजें हो रही हैं, अगर इसमें साइबर फ्रॉड होने लगे तो एक तो लोगों की विश्वसनीयता नहीं बढ़ पाएगी, और जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं वो बढ़ नहीं पाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है डिजिटलीकरण में वृद्धि ने व्यक्तियों को साइबर अपराधों के प्रति क्या कर दिया है, संवेदनशील बना दिया है। अब आज ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, और ऑनलाइन जब इतनी चीजें हो रही हैं, डिजिटलीकरण बढ़ रहा है। अब देखेंगे कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण हो रहा है, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा में डिजिटलीकरण हो रहा है, स्वास्थ्य में डिजिटलीकरण हो रहा है। अब रोबोट मान लीजिए सर्जरी करेगा और रोबोट को कोई हैक कर लिया तो कितना नुकसान होगा। तो इसलिए डिजिटलीकरण की वृद्धि ने क्या कर दिया है, अपराधों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, धोखाधड़ी हो रही है, निगरानी, प्रोफाइलिंग, निजता का उल्लंघन, कितनी चीजें हो रही हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए आप देख रहे हैं कि देश भी एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। चीन जैसे देश और रूस जैसे देशों पे तो बहुत ज्यादा एलिगेशन लगता है, लेकिन सारे देश कहीं ना कहीं एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए भी साइबर क्राइम, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो साइबर अपराध ही होगा। तो साइबर अपराध से बचने के लिए भी हमको राष्ट्रीय सुरक्षा अपने मजबूत करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है, और इसलिए अपने देश की सुरक्षा के लिए भी क्या करना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ बातें मैंने किया, बाकी और भी बहुत कुछ बातें आप सोच सकते हैं, और वैसे भी एग्जाम में सारे पॉइंट तो हम लिख नहीं पाते, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा के सुनिश्चितीकरण के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। अब प्रयास में आप देखेंगे कुछ विधायी प्रयास किए गए हैं, कानूनी प्रयास बोल सकते हैं, कुछ संस्थानों का निर्माण किया गया है, कुछ जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन आपको पता है, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन वगैरह में भी भारत चीजें उसमें काम करता है। तो वैश्विक पहल भी है, लेकिन हम भारत पे सेंट्रिक हैं तो भारत की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि पूरी साइबर सुरक्षा को हम चाहें कि 1 घंटे या 55 मिनट 50 मिनट के लेक्चर में पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी स्टैटिक पोर्शन आप थोड़ा सा अपने कॉपी से जरूर रिवाइज करिएगा। तो संस्थागत प्रयास क्या है, देखिए भारत में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। 2004 से आप देखेंगे तो ये कार्य कर रही है। और किस मंत्रालय के तहत ये काम करती है, तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना संचार मंत्रालय, तो मेटी बोलते हैं इसको, आपको पता होगा, मेटी के तहत ये कार्य करती है। फिर देखेंगे
तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र बनाया गया है, सर्ट-इन के तहत ही काम करता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, तो ये आपको पता है कि जो क्रिटिकल हमारे डेटा हैं उन सबको संरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और क्या है, इंटरनेट अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, तो आप I4C सुने होंगे, एक पहल सुनते होंगे I4C। तो इस I4C को क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत इसको शुरू किया गया है, मतलब समझ लीजिए गृह मंत्रालय के तहत। ये क्या है, गृह मंत्रालय के तहत इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको शुरू किया गया है। और साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स भी गठित की गई है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पुलिस प्रणाली है वो साइबर अपराधों के प्रति उतनी प्रशिक्षित नहीं है, तो इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। अगला क्या है, साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र भी भारत सरकार द्वारा आप देखेंगे तो कब से, तो 2017 में ये शुरू किया गया है। और साइबर स्वच्छता केंद्र में लोगों को जागरूक किया जाता है, ये भी एक तरीके से सर्ट-इन का ही एक पहल है। अब बात आती है कि क्या विधायी प्रयास भी किए गए हैं। अब देखिए, ये पीटी के लिए हम चाहें तो इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए हमें सिर्फ इनका उल्लेख कर दें कि ये प्रयास किए गए हैं तो सफिशिएंट है। अब विधायी प्रयास क्या है, तो आपको पता है कि वर्ष 2000 में एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया गया, IT एक्ट बोलते हैं। 2008 में इसमें संशोधन किया गया, इवन 2010 में इससे संबंधित कानून भी बनाए गए जिसमें दंड वगैरह के प्रावधान किए गए हैं। तो ये एक काम है, बहुत से काम इसी से होते हैं, जितने भी काम हमारे यहाँ अभी हो रहे हैं मैक्सिमम IT एक्ट 2000 से ही हो रहे हैं, और इसके संशोधन तो 2008 में हुआ है, उससे हो रहा है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी की गई। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के तहत ही क्या किया गया है, इंटरनेट अपराधों से निपटने के लिए I4C को गठित किया गया है। उसके बाद बात आता है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसमें भी साइबर सुरक्षा से संबंधित बहुत सी बातें की गई हैं। उसके बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, ये तो आप डेफिनेटली पढ़े होंगे, पॉलिटी के हिसाब से भी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 बनाया गया है। और देखेंगे तो BN श्री कृष्णा कमेटी बनी थी, पुट्टू स्वामी वाद पढ़े होंगे आप, उसके निर्णय के बाद, जो निजता के अधिकार पर संबंधित था। तो उसके बाद उन्होंने भी इसी प्रकार का एक प्रारूप बना के दिया था। और बाकी अभी आप देख रहे हैं कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम आया है, इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें ठीक की गई हैं, इसमें भी बहुत कुछ लेकुना है, बहुत कुछ कमियां हैं, जो एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ अन्य पहल भी हैं, साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ भारत सरकार संधियां भी किया है विभिन्न देशों के से, रूस से, ब्रिटेन से, दक्षिण कोरिया से, यूरोपीय संघ से, इन देशों और अन्य कुछ समूह हैं उनसे क्या किया है, साइबर सुरक्षा संधियों पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि एक साथ मिलकर साइबर अपराधों पर काम कर सकें। क्योंकि साइबर अपराध अपने आप में एक देश तक केवल सीमित नहीं है, कहीं से बैठ के कोई कुछ भी कर दे रहा है। साइबर सुरक्षित भारत पहल शुरू किया गया है, खासकर ट्रेनिंग किसको दी जाती है, अधिकारियों को। इसमें ध्यान रखिएगा, जो अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और 2018 में इस पहल को शुरू किया गया था, ये ध्यान रखें। उसके बाद ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना हुआ है, जिसपे आप ऑनलाइन जाके अपने जो भी ऐसा क्राइम हो रहा है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। डिजिटल आर्मी कार्यक्रम बनाया गया था। तो इस तरीके से कुछ अन्य पहले भी हैं, और इवन भारत वैश्विक रूप से भी इस पर काम कर रहा है। जो वैश्विक तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर कभी अन्य दिन हम देखेंगे, अगर फिर से यही बात आती है तो। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि भारत क्या प्रयास कर रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम थोड़ी सी और बात करेंगे, कुछ अन्य और भी प्रयास किए गए हैं। क्या ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा शुरू किया गया है, ये साइबर सुरक्षा के लिए ही। कवच 2023 राष्ट्रीय स्तर पर एक हैकाथॉन है, ये भी भारत सरकार मतलब भारत द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगला है तो CCOSW बनाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग गठन, और ये थल सेना द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा इतना सफिशियंट है हमारे लिए। अब बात आता है कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं। तो पहली बात है भौगोलिक सीमा। आपको पता है कि साइबर अपराध करने के लिए भौगोलिक सीमा मतलब उसी जगह पे होना, मौजूद होना आवश्यक नहीं है। ये कहीं से भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से व्यक्ति इंडिया का कुछ कर सकता है, इंडिया से कोई पाकिस्तान का कर सकता है, ऐसे ही चाइना, रूस, कहीं का भी बैरियर नहीं है भौगोलिक सीमा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि साइबर अपराध या साइबर अपराधियों के लिए भौगोलिक सीमा का पता लगाना क्या है, एक कठिन कार्य है, जबकि साइबर हमलावर दुनिया के किसी भी कोने से हमला कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है भारत में। सस्ते तथा घटिया किस्म के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। अभी देखेंगे कुछ समय पहले, हालांकि 2009 के बाद बंद हो गया था शायद, हमारे पास ऐसे मोबाइल होते थे जिसमें IMEI नंबर ही नहीं होता था, तो फोन करो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता था, जो चाइना से आयातित होते थे, फिर उसको बंद कराया गया। तो घटिया ऐसे उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे भी दिक्कत है। प्लस हम आयात करते हैं बहुत सी चीजों का, और आयात के कारण दिक्कत होती है। प्लस हम विश्व के अलग अलग पोर्टल का प्रयोग करते हैं, वो भी यही चुनौती है। तो इंटरनेट तक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में एकरूपता की कमी है, तथा इन उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी बताया मैं, आयात कर रहे हैं तो उस देश के द्वारा वो कुछ भी करके उसमें भेज सकता है। तेजी से विकसित हो रही है नई नई प्रौद्योगिकियां, इसका लाभ उठाने हेतु निवेश का अभाव है भारत में। 5G देखिए भारत में लेट आया, हालांकि पाकिस्तान में अभी 4G चल रहा है, लेकिन अन्य देशों में 6G चल रहा है और बहुत पहले 5G आ गया था। साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की व्यापक संरचना का अभाव है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकदम रोबस्ट, एकदम व्यापक कोई संरचना अभी नहीं बन पाई है। हमारे कानून भी लचर हैं। स्थानीय पुलिस को साइबर अपराधों से संबंधित कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी का अभाव है। पुलिस वालों को बहुत कुछ पता ही नहीं है। हमारे प्रशिक्षण के कारण ऐसा है कि उनको इससे संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारियां ही नहीं है। इवन कोर्ट में भी ऐसी साइबर अपराध से जुड़ी जो हमारे न्यायालय हैं, उन न्यायालयों के पास भी इतना एक्सपर्ट नहीं है, इतना जानकारियां नहीं है किस तरीके से क्या करना पड़ेगा। वकील भी उस लेवल के नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक चुनौती हैं। ये कुछ बिंदु हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की राह क्या है? तो आगे की राह में हम आगे देखिए 2 समितियों का भी बात करेंगे, BN कृष्णा समिति और गुलशन राय समिति की भी बारे में बात करेंगे। बट पहले आ जाते हैं कि आगे की राह क्या है। उन दोनों समितियों के सुझावों को लागू करना चाहिए, वो तो हम बोलेंगे ही। तो जस्टिस BN श्री कृष्णा समिति की रिपोर्ट और गुलशन राय समिति की रिपोर्ट या सिफारिशों को लागू किया जाए। तो ये क्या है पहले समझ लीजिए। BN कृष्णा समिति पुट्टू स्वामी वाद निर्णय के बाद बनी थी 2017 में, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, डेटा संरक्षण का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और इसने क्या बताया कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बिल प्रारूप दे दिया, हालांकि अब तो 2023 में बन ही गया है। उसका क्या कितना सही कितना गलत वो अलग मुद्दा है। नागरिक व राज्य के बीच कर्तव्यों का संतुलन किया जाए, मतलब जब ये बनाया जाए तो ध्यान रखा जाए कि नागरिक और राज्य जो हैं दोनों का अपना अपना कर्तव्य है, उसको एक साथ रखकर और संतुलित रूप से जो भी डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया जाए, डेटा संरक्षण एक्ट बनाया जाए, उसके लिए इनका संतुलन बनाया जाए और कोई एक अथॉरिटी का निर्माण किया जाए जो डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित चीजों पर काम कर सके। ये इनका सुझाव था। गुलशन राय समिति 2014 में बनी थी। इन्होंने क्या बोला था, तो इनकी बातें और ज्यादा बेहतर हैं। विदेशी सर्वर पर निर्भरता, आज हम विदेशी सर्वर पर हमारा गूगल देखिए, गूगल चाहे हो चाहे यूट्यूब हो, इवन एक्स जो यूज कर रहे हैं, ट्विटर, ये भी मैक्सिमम हम अमेरिका और अन्य देशों के जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर ही काम कर रहे हैं। साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला बनाई जाए, तो अभी जो बना है चंडीगढ़ में हमने देखा साइबर सुरक्षा केंद्र, वो इसी दिशा में एक कदम है। जनता व संस्थाओं के बीच जागरूकता पैदा किया जाए, जो संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको भी जागरूक किया जाए और जनता को भी जागरूक किया जाए। तो इनकी इस समिति के ये सुझाव थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले बिंदु पर चलते हैं। DRDO, अच्छा ध्यान रखिएगा कि जो साइबर सुरक्षा केंद्र है ना, जो न्यूज में हमने पढ़ा, इसको अभी कौन करेगा? DRDO ही संचालित करेगा, ध्यान रखिएगा। तो DRDO है, NTRO है, सर्ट इन है, रॉ है। आप रॉ के बारे में पढ़ते हैं, काफी फिल्में भी देखते हैं जो रॉ पर आधारित बनती हैं।
आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आदि एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण और समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु साइबर सुरक्षा के लिए पीपीपी मॉडल बनाना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाकर इसके सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, क्योंकि केवल सरकारी संरचनाएं ही तो नहीं है ना, प्राइवेट संरचनाएं हैं, उनकी भी सुरक्षा करना जरूरी है। अगला है संभावित साइबर हमलों के प्रति जो आम नागरिक हैं और संस्थाओं को जागरूक करना है तथा पीड़ितों के लिए आसान और जल्द सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करना चाहिए। हमें क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर काम करना है, जिससे कि कौशल विकास हो, प्रशिक्षित हो लोग और क्षमता निर्माण हो हमारे देश में। नवीन इंटरनेट उपकरण हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को परीक्षण करने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जाए और परीक्षण की नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाए। बिना प्रयोग किए किसी चीज को हम उपयोग में न लाएं, उसको पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें। और अगला क्या है, बेहतर साइबर सुरक्षा हेतु डेटा का स्थानीकरण किया जाए। ये तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत में जो भी डेटा हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन सबको अगर भारत में ही स्टोर किया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम होगा साइबर सुरक्षा से बचने के लिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये हमने देख ही लिया दोनों समितियों के बारे में। तो इस तरीके से जो साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दा था, इसको हमने जितना पॉसिबल हो सका उतना कवर किया। अब एक बार आप स्टैटिक जो आपका पास जो भी नोट्स वगैरह होगा उसको पढ़ लेंगे तो समग्र रूप से इसकी तैयारी हो जाएगी। आज के डीएनएस में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।